हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी कि सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम इस वीडियो में सेक्शन बी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यहाँ फिर प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे आपको डायगोनल दिए हुए हैं और अब मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा इसको, है ना, कैसे करना है। जब भी आपको दो डायगोनल दिए हुए होते हैं, है ना, रोम्बस मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप, उसके अंदर जब दो डायगोनल दिए हुए रहते हैं तो आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करने के बाद में, है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, है ना। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 45 हो जाएगा। और आपका एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 45 क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल इसका आंसर। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नाउ 10th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। अब आपको यहाँ पे ग्राफ शीट का यूज़ करते हुए ग्राफ शीट पर ही बनाना है, यहाँ पर प्लॉट करना है, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको एक शीट दी जाएगी, है ना, उस शीट पर आपको बहुत अच्छे से पता है आपको कि वहाँ पर बॉक्सेस वाली शीट आपकी होती है ग्राफ के लिए। उस बॉक्सेस वाली शीट में, ग्राफ शीट में आपको क्या करना है, एक तरफ आपका एक्स एक्सिस होता है और एक तरफ होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक तरफ ये वाला आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में अब आपको कहाँ पर, है ना, ये जैसे आपका लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं, ये लिखा हुआ आपका 0, तो एक्स एक्सिस पर आपको ये 0 पर इसको एक पॉइंट मतलब यहाँ पर ऐसे बना देना है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस आपका राइट हैंड साइड पर दूसरे वाला जो नंबर रहता है आपको, वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो वाई एक्सिस पर आपका 3 लिखा हुआ है, जो कि आपको ऊपर की तरफ मूव करना, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ये 3 बॉक्स यहाँ पर आपको मार्क कर देना। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे भाई, हमारे पास जो एक्स था वो तो हमारा 0 था, तो यहाँ पर हमने पॉइंट किया हुआ है, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये ऐसे प्लॉट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका ग्राफ आपका यहाँ पर ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब बी क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर शीट नहीं है जिसकी हेल्प से मैं आपको इजीली बता पाऊँ और आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जैसे अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 और 4। अब यहाँ पर अब आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के लिए 1 दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लिए 4 दिया हुआ है। हम देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ओके, ये आपका एक्स और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपको 1 मूव करना है ना, 1 मूव करना मतलब यहाँ पर लगभग आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट आपको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वाई एक्सिस दिया हुआ है 4, तो 4 मूव करना 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए आप, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बनाने का तरीका है, जो प्लॉट करने का तरीका है, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सी और डी को भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ शीट आपके पास होंगी, उनको आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर अब लिखा हुआ है, इफ़ द थिकनेस ऑफ 500 शीट्स ऑफ पेपर इज़ 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ 200 शीट्स ऑफ द सेम पेपर। अब आपको यहाँ पे थिकनेस बताई हुई है, थिकनेस किसकी, शीट्स की। भाई पहले 500 शीट की थिकनेस आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है,
है ना, इफ़ द थिकनेस ऑफ 500 शीट्स ऑफ पेपर इज़ 4 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द थिकनेस, है ना। आपको 500, जैसे यहाँ पर एक शीट दी हुई है, एक शीट रखी हुई है, यानी एक कागज़ समझ सकते हो आप, है ना, कागज़ का, है ना। तो यहाँ पर ये कागज़ जैसे, ठीक है, 500 रखे हुए हैं, कितने, 500 रखे हुए, और ये आपको बताया हुआ है कि उसकी थिकनेस जो है, जैसे एक सपोज बुक की है ना, इस बुक की जो थिकनेस है वो आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी सेंटीमीटर दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है 200, है ना, 200 अगर शीट रखी होगी तो कितनी थिकनेस होगी। ये तो पता है हमें कि कम ही होगी, 4 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी, लेकिन कितनी कम होगी, कितनी होगी एग्जैक्ट, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर एक पेपर की एक शीट के यहाँ पर अगर हमको थिकनेस पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इजीली कि यहाँ पर 200 शीट्स की थिकनेस कितनी होगी, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा है कि यहाँ पर आपको 10 पेन का पीस बताया है, 10 पेन का प्राइस बताया हुआ है, सपोज यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज़, 100 रुपये दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 पीस का बताइए आप प्राइस, है ना। सिंपली ये है, तो हम क्या करेंगे, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस या 1 पेन का जो प्राइस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 1 पेन का अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो बताइए मुझे 15 का बता सकते हैं। फिर अब आप बोलोगे सर 15 का तो क्या हम 100 200, है ना, 600 का भी बता सकते, कितने 100 का बता सकते हैं, 1000 का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बस हमको यही करना है, हमें एक पेन का प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें यहाँ पे एक शीट का थिकनेस फाइंड आउट करना है। और एक शीट का थिकनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आप यहीं से समझिए। जैसे 10 पेन का प्राइस 100 दिया, एक पेन का फाइंड आउट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे 100 को, ये 10 से डिवाइड कर दिया 100 को, तो कितना आ गया, 10, मतलब एक पेन 10 रुपीज़ का है, तो 15 पेन 1500 के हो जाएंगे, 150 का हो जाएगा, है ना। आया समझ में कैसे किया। 10 पेन का प्राइस यहाँ पर आपको 100 दिया हुआ था, एक पेन का फाइंड आउट करना, ये 10 यहाँ से यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक पेन का प्राइस पता चल गया, अब हमने 15 का करना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 500 शीट का दिया है तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे 500 से, तो एक शीट का थिकनेस हमें पता चल जाएगा। अब ये 4 डिवाइडेड बाय 500, ये हमारा एक शीट का थिकनेस आ चुका है। हमें निकालना कितने का, 200 का, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 200 से, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा। 8/5 ये क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। या तो इतना ही आंसर आप कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये निकल कर के आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, अब आप इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, कभी आपको डिफ़िकल्ट फेस हो रहा हो तो। 5 1 जा 5, 3 यहाँ पर हमारा बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगेगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 1.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लीस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी, लीस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, एक टीवी का कॉस्ट प्राइस आपको 12,000 दिया हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर परचेसिंग द टीवी। अब टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 12,000 है, लेकिन उसका जो सेल्स टैक्स है, मतलब उसको जो बेचा जा रहा है, सपोज़ कि अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हो तो आपका जो डिलीवरी चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो भी कुछ होता है वो यहाँ पे अभी आपको लग रहा है। तो 12,000 प्लस 8% वो चार्ज, टोटल मिला करके यहाँ पर अब आपको बताना है कि कितने में उसको वो टीवी पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 8% भी आपको जोड़ना है, इसका 8% मतलब ये तो अपने आप में 100% है ही, साथ में आपको 8% और लग रहा है, मतलब 108%, 108% में ये टीवी उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12,000 का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, 12,000 का हम यहाँ पर 108% फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर उसका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह फॉर्मूले में होता है, मतलब हम क्या करते हैं 5 का अगर हमको 5% निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 रहेगा, बाकी हम 12 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 96 होता है, 9 कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा, तो 12,960 जो है हमारा वो ओवरऑल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ Z+2
जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस का 4। अब हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब यहाँ पर जेड का मल्टीप्लाई पहले जेड स्क्वायर में करेंगे तो जेड का क्यूब आ जाएगा, फिर जेड का यहाँ पर माइनस 2z में करेंगे तो माइनस का 2z स्क्वायर हो जाएगा, और जेड का 4 में करेंगे तो प्लस का 4z आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम इन सब में करेंगे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, तो हमारा हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 2 2 4z और प्लस का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। तो z क्यूब तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा नंबर निकल कर नहीं आ रहा है। ये z स्क्वायर है, ये भी z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर से प्लस 2z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4z z से प्लस 4z कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा z क्यूब प्लस का 8 बचेगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसी क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको ये दोनों 13 क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। हम दोनों समझ लेते हैं, समझ रहे हैं तो, है ना। यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है यूज़ अ स्विचेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है, यूज़ अ स्विचेबल आइडेंटिटी। आपको एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करना है, स्विचेबल मतलब जो इसमें सूट कर जाए, है ना, वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करना है प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड आउट करना है हमको प्रोडक्ट, है ना। तो वो क्या करेंगे, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ होती है, जैसे अगर ये सिंपली ऐसा लिखा हुआ होता है a प्लस बी, है ना, और a प्लस बी के फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ होता तो हम डायरेक्टली इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको हम ओपन कर लेते, लेकिन ये इस फॉर्म में दिया ही नहीं है। हमें दिया हुआ है किस फॉर्म में, a प्लस का b, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको a प्लस का c, मतलब a तो हमारा सेम है लेकिन यहाँ पर b और c अलग अलग नंबर आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर ऐसा नंबर दिया है आपको x प्लस का y, ठीक है, और दूसरा दिया है आपको यहाँ पर x, इसको आप मान लो a, ठीक है। एक दिया है आपको x प्लस का a, और दूसरा कोई सा आपको नंबर दिया है वो आपका यहाँ पर x प्लस का p। अच्छा, इसको ऐसे इस फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये a प्लस b है और ये आपका a प्लस c है। a को हमने x मान लिया हुआ है और b को हमने यहाँ पर a और c को यहाँ पर p। आया समझ में, मतलब ये दोनों तो सेम है ना। तो x प्लस का a हो गया एक नंबर, और एक हो गया आपका x प्लस का b। तो ये इस फॉर्म में ओपन होगा, x का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, और प्लस का a प्लस b हो जाता है। ये जो नंबर आपको दिए हैं ये दोनों ऐड होकर के फिर यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर बाद में यहाँ पर a और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब a की जगह पर यहाँ पर हमारा 2x है, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का a प्लस b करेंगे, a प्लस b मतलब 5y प्लस का 3y, 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y, ठीक है, 8y लिखेंगे, और साथ में x यहाँ पर फॉर्मूले में दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस का a मतलब यहाँ पर आपका 5y, p मतलब 3y, 5 3 ज़ा 15 y स्क्वायर हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 y स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर प्लस का 8y है ना, ये हमारा पूरा प्लस का 8xy, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पर हम मूव करेंगे जिसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, कितनी साइज़ यहाँ पर आपको हर एक क्लास इंटरवल की दी हुई है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर एक में 25 यहाँ पर भी 25 है ना, जो क्लास इंटरवल दिया है आपको हर एक इंटरवल का, है ना, जो क्लास का डिफरेंस है वो आपका 25 ही है, 0 to 25, फिर 25 to 50, 50 to 75। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आंसर, 25।
विच क्लास हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो भाई कौन सी क्लास है, ये वाली क्लास है ना जिसमें 7 है, 7 नहीं 5 2 7 3 12 होगी। 12 हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और इसका इंटरवल कौन सा है, इसका इंटरवल है 100 to 125। तो आंसर में 12 नहीं करना है, आंसर में कितना करोगे आप 100 to 125। ठीक है भाई, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ये आपको बताना है। अपर लिमिट, आपको अपर लिमिट बतानी है, किसकी अपर लिमिट बतानी है, क्लास नंबर 75 to 100, 75 to 100 ये दिया हुआ है आपको। इसकी अपर लिमिट, अपर मतलब ये वाली लिमिट 100, 75 से लेकर 100 दिया है ना, तो ये आपकी लोअर लिमिट ये हो जाती है, ये आपकी अपर लिमिट है। ये दोनों को लिमिट कहते हैं, ये आपके लोअर और ये आपकी अपर। तो अपर लिमिट आपकी 100 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर 100। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोवेस्ट क्लास, आपको लोवेस्ट क्लास सबसे छोटी क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो आपकी 5 है। तो ये आंसर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम सी सेक्शन पर पहुँचेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स के मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन 10 है, जो कि आपका अल्टीमेटली 30 मार्क्स के हैं। शो दैट, अब आपको पहली चीज़ यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है आपको 3x प्लस का 2y का स्क्वायर माइनस 24xy इक्वल टू 3x माइनस 2y का स्क्वायर। आपको इसको शो करना है, मतलब आपको यहाँ पर जो LHS में जो एक्सप्रेशन दिया है और RHS में दिया है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, सिंपली अब आप इसको ओपन करोगे, है ना। ओपन जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको एक काम करिए, यहाँ पर आप जब इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये ओपन हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मतलब का 4y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 6 होगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो 12xy हो जाएगा माइनस का 24xy तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर RHS को सोल्व करेंगे। तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इन दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 12xy बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस 12xy दिया हुआ है, माइनस का 24xy ऑलरेडी यहाँ पर था, तो माइनस का 12xy बचेगा। तो हम सिर्फ इन सब की जगह सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, LHS बन रहा है ना। LHS 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का 12xy। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड पर इसको जब हम ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो 9x स्क्वायर होगा प्लस का 4y स्क्वायर होगा और माइनस का 12y होगा, 12xy होगा। ठीक है भाई, अब ये जो माइनस का 12xy है इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, या फिर अगर हम इसको यही रहने देते हैं तो हमें सिर्फ सिंपली करना क्या है, हमें करना है LHS इक्वल टू RHS, और चूँकि यहाँ पर हमारा ओवरऑल हो चुका है। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 12xy यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो साइड है वो राइट हैंड साइड वाली साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लीटली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, आपको यहाँ पे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का यहाँ पर सम दिया हुआ है। सम मतलब योग, मतलब उनको प्लस करना है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल्स देख लेते हैं हम सबसे पहले, तो है ना 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 का मल्टीपल होगा जो कि 9 का यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, अगर हम देखें 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। लेकिन हम इनको ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि हमको बताना है कि उन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 324। तो अब आप मुझे बताइए, ये तीनों भी तो यहाँ पर मल्टीपल ही है 9 के, या फिर अगर आप इसको छोड़ो
अगर आप देखो यहाँ पर 36, तो ये तीनों मल्टीपल ही तो है। वो मल्टीपल को अगर हम यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या 324 आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको करना है एक्स सपोज मतलब अगर कोई सा मल्टीपल 9 का हुआ तो वो हमारा 9x होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की जगह 3 लेकर के आएंगे या 4 लेकर के आएंगे या 6 लिखेंगे तो भी वो रहेगा कि इसका 9 का ही मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई सा नंबर भाई 9x से है ना। फिर दूसरा मल्टीपल उसका क्या हो जाएगा, सपोज हमारा कितना 9x प्लस का 2, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 9x प्लस का 3। आया समझ में? कैसे आया? नहीं आया तो एक बार फिर देखिए। अगर मैं सिंपली आपको नंबर्स का कहता कि 3 नंबर का सम हमारे 324 होता है, तो आप 3 नंबर कौन से सपोज करते? 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब x प्लस 1 x प्लस का 2, है ना, यही सपोज करते। कोई सा नंबर x से फिर उसका आगे वाला x प्लस 1 होगा, उसके आगे वाला x प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9 दिया है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। मल्टीपल मतलब उसका मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाला नंबर, तो हमने इसलिए 9 कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद में इक्वल टू आपको 324 रखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। 9x दिया हुआ है, यहाँ पे 9x लिखेंगे, ये भी 9x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 18, फिर ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। 9 3 × 27 होगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये भी 9x है, ये भी 9x है और ये भी 9x है, तीनों 9x से 9x 27x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। 18 + 27 45 होता है, 45 को हमने राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो जाएगा, -45 कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का 5 करना होगा तो 9 बचेगा, 11 माइनस का 4 7 बचेगा और यहाँ आ जाएगा मतलब 249 आएगा, इक्वल टू 249। अब हम इसको 27 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 × 27, ज़रा ध्यान से देखना, 3 9 × 27, ठीक है, 3 8 × 24, 3 3 × 9। अब 83/9 यहाँ पर ये ओवरऑल आंसर इसका नहीं आएगा। लेकिन हमको अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ अभी ये हमारा 83/9 आया है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। पहला नंबर हमने क्या सपोज किया था 9x, तो 9x का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 9x में हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 83 देखिए x की वैल्यू आपकी आई है 83/9, ठीक है, याद रखना। हमने पहला नंबर सपोज किया था 9x, ठीक है। अब 9x की जगह पर हमको कितना लिखना है 83/9, तो 83/9 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका पहला नंबर हो गया, इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बच्चा का सिर्फ और सिर्फ कितना 83। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर हमने लिया था 9x + 1, x + 1 मतलब 83/9, x ये x की वैल्यू हो गई +1, तो ये हो जाएगा आपका 9 इधर जाएगा, ये 9 इधर आएगा, इसके बाद हम 83 में प्लस करेंगे तो 92 हो जाएगा, 92/9 हो जाएगा, 92/9। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 92 आ गया। तीसरा नंबर हमने x प्लस का 2, 9x x प्लस का 2, तो x की जगह पर हम 83/9 रखेंगे, फिर 9 इधर जाएगा, 9 2 = 18 और 83, 18 और 83 कितना हो जाएगा 83 और 18 को हम जब प्लस करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 101 /9, है ना, 101/9, ठीक है। ये आपका x और मल्टीप्लाइड में 9 है, तो 9 से 9 को डिवाइड कर देंगे, बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 101। मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट जो पहला नंबर आ रहा है वो 83 आ रहा है, सेकेंड नंबर आपका 92, थर्ड आपका 101 आ जाएगा। अ मोबाइल इज सोल्ड 7,225 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब आपको यहाँ पे
एक मोबाइल सेल किया जा रहा है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके हैं, उस प्राइस पे आपको 7225 में मिल रहा है। जैसे कोई सी चीज़ है, कोई सी वस्तु है 100 रुपीज़ की, ठीक है, ये उसका मार्क्ड प्राइस है, उस पर इतना अंकित किया गया है, उस पर MRP लिखी हुई है, लेकिन आपको दिया गया है 10% के, सपोज़ कि 10% के डिस्काउंट में, और वो दिया है आपको कितना 90 रुपीज़ में, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है ये 90% में दिया हुआ है उसको, ठीक है, ये कितने में दिया हुआ है 90%, मतलब 10% ऑफर में दिया है, 10% ऑफर में 90 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 90% है, किसकी, एक्स की, तो एक्स की 90% वैल्यू ये दी हुई है ना, 90 दी हुई है, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो 7225 दिया हुआ है ना, 7225 दिया है, ये दिया है आपको 15% डिस्काउंट पर, मतलब ये उस MRP की, उस मार्क्ड प्राइस की 85% है ये वैल्यू, है ना, उस प्राइस की, तो उसको हम x मान लेते हैं, उसका x 85% मतलब 85 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पर हम 100 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आए, तो यहाँ पर 00 लग जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, और 85 को यहाँ पर हम डिवाइड में लेकर के आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो 5 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 00 लगा देंगे। 17 से फिर डायरेक्टली हम जब इसको डिवाइड करेंगे, 17 8 जा कितना होगा, 8 7 जा 56, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 1 जा 8 प्लस 5 मतलब 136, बचेगा कितना यहाँ पर 4 + 4 8 जाएगा 5 की तरफ कैरी फॉरवर्ड, तो 17 5 से होगा 85 और यहाँ पर लग जाएगा आपका कितना 00, ठीक है। तो 8500 की उसकी MRP थी, वो मिल रहा है कितने में आपको 7225, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन ₹16,008 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब जैसे कोई सी वस्तु है जिसको 6 महीने में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, मतलब ब्याज दिया जा रहा है। जैसे 100 रुपये लिए, है ना, दिए या लिए कुछ भी किया, लेकिन वहाँ पर आपका 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा। तो अब आपको यहाँ पे 6 महीने में 10%, 100 का कितना होता है 10 होता है, और 100 + 10 कितना हो जाएगा 110, मतलब टोटल 110 यहाँ पे पैसे आपको मिल रहा है। फिर इसी पे आपको 10% का वापस से 6 महीने बाद, ठीक है, 6 मंथ, ये भी आपका 6 मंथ, टोटल 1 साल हो गया। 1 साल की ही बात करी जा रही है ना। तो टोटल आपको 16,000 का 110% नहीं निकालना है, 16,000 का आपको पहले 110 यहाँ पर 6 महीने के लिए निकालना है, फिर 110 यहाँ पर आपको फिर एक और 6 महीने के लिए निकालना है, ठीक है, ऐसे करना है। अब आपको तो रेट दिया कितना 5%, तो हम 5 के लिए हम क्या करेंगे 105% निकालेंगे इसका, ठीक है। तो 16,000 का पहले 6 महीने के लिए निकालेंगे तो 105% हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। 100 यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 16 5 से 80 होता है, 8 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 16 1 जा 16, ये आपका 6 मंथ का हो गया, ठीक है। 16,800 ये आपका 6 मंथ का हो गया। 6 मंथ में आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन अभी भी और आपको 1 साल का बताना है, तो इसलिए एक बार और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो मिलेगा आपको वापस फिर से 110 का। तो 16,800 16,800 पर आपका फिर से 110% यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 110 के लिए अब यहाँ पर हम 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे, 0 ऑलरेडी यहाँ पर हम पहले से लिख लेंगे। यहाँ पर 11 8 जा 88 होता है, 8 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 11 6 जा 66 प्लस 8 74 का 4 लिखेंगे, 7 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 11 1 जा 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब उसको यहाँ पर लास्ट में एंड ऑफ द 1 ईयर उसको इतने रुपीज़ मिलने वाले हैं, कितने से 16,000 से इतने, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हुए फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये 15 men कैन पेंट द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज विल 20 men कंप्लीट द वर्क। अब आपको
MDH वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करना है। MDH वाला फॉर्मूला मतलब ये कि आपका मेन डे और आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क, ये आपका 1 1 1 1 और ये आपका सेकेंड है ना। सेकेंड से मतलब अभी पूरा अच्छे से समझाऊंगा, समझ है ना, अच्छे से समझोगे आप बिल्कुल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे आपको पहले आपको मेन डे मेन और डेज की क्वांटिटी दे रखी हो या ओवर्स की भी क्वांटिटी। ओवर्स मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो समझते हैं कि ये मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेन होता है, ठीक है। मेन में मेन वुमेन दोनों भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है ना। यहाँ पर आपको डे दिया हुआ है मतलब कितने दिन, यहाँ पे ये घंटा, वो वर्क दिया कि एक काम को कि दो काम को कि तीन काम को, है ना। तो यहाँ पर आपको वर्क दिया हुआ है। अभी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी ये MDH डिवाइडेड बाय W लिखा हुआ है। अब ये 1 2 का मतलब क्या है, 1 का मतलब पहले आपको जो दिया हुआ रहेगा उसके बारे में बताया हुआ है। सेकेंड यहाँ पर अब आपको जो फाइंड आउट करना है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहले 5 व्यक्ति 3 दिन में करते थे, अब बताओ कि 3 दिन में या 5 दिन में कितने व्यक्ति काम करने पड़ेंगे जब जाके वो कंप्लीट होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 5 व्यक्ति 4 दिन में, है ना, एक कोई सा काम करते हैं, उसी काम को 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको दिया है यहाँ पे 15 मैन, तो यहाँ पर हमने देखा था 15 मैन के लिए तो 15 लिख देंगे। डेज मतलब दिन कितने दिए, 16 लिख देंगे, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, कैन पेंट द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग इन 16 डेज, मतलब वर्क काम तो सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन कंप्लीट द वर्क। अब आपको बताना है कि कितने दिन में, मतलब डे फाइंड आउट करना। मेन तो दिए हैं, व्यक्ति तो दिए हैं, लेकिन डे फाइंड आउट करना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डी का एज का तो काम ही नहीं हुआ, यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि काम सिर्फ वही करना है। एज हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एज का मतलब होता है ओवर्स, मतलब घंटे, मतलब एक दिन में कितने घंटे करते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं दिया है तो हमने नहीं किया, है ना, नहीं लिखा। इस यहाँ पर डे की जो क्वांटिटी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, ये 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 या हाँ 5 4 जा 20 करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 आंसर में। मतलब 12 दिन में 20 व्यक्ति वो काम करेंगे, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एड 4y 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 एंड 2y क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 5, इन दोनों को आपको ऐड करना है। सिंपली आपको ऐड करना है इन दोनों को सोल्व करने के बाद में। तो अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में ही इनको हम सोल्व मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडिशन का दिया तो हमको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर अब हम इसको 4 3 सा कितना होता है 12 होता है, ठीक है, और y क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 4 5 सा 20 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20y स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 माइनस प्लस 4y माइनस 7 माइनस का 28y हो जाएगा। और यहाँ एंड मतलब अब यहाँ पर आपको प्लस करने के लिए बोला है तो प्लस लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2y क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। और प्लस का 2y माइनस का 4y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करना है तो ऐड कर देंगे 12y क्यूब। इसी के जैसे एक और कोई सा वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पे ये दिख रहा है, 12 + 2 4y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 20y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 28y दिया हुआ है, कोई और सा नंबर जो कि यहाँ पर y है नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम माइनस का 28y लिखा रहने देंगे, प्लस का 10 यहाँ पर दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे, ठीक है भाई। तो फाइनली यही हमने इसको ऐड कर दिया हुआ है और हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर इज वन ऑफ इट्स पेल्डर इज 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेल्डर इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेल्डर साइड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपली। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम शेप आपको बहुत अच्छे से पता होगा किस तरीके से बनता है ये। ट्रेपेजियम में
ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल रहती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी से, ठीक है। ये दोनों आपकी पैरेलल हैं। और अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमको जब एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम दोनों जो साइड रहती हैं पैरेलल साइड, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और प्लस करने के बाद में उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से। तो हमारा यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला आ जाता है ट्रेपेजियम का। तो एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एरिया ही दिया हुआ है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 135। एक साइड दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक साइड आपको यहाँ पर अब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट आपको दी हुई है, यहाँ पे हाइट दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड वो दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दी हुई है मतलब यहाँ पर आपको हाइट दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 हमारा जैसा फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इक्वल टू आप दोनों ही साइड को प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से, और डिवाइड कर दो आप किससे, 2 से। तो ये आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पर आपका ए का काम कौन करेगा, 15, और बी आपका 1 से है, और हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। एरिया आपका यहाँ पर 135 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 2 5 से 10। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 हमारा जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, डिवाइड करेंगे 5 2 × 10, 5 7 × 35 होता है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 15 को अब हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, तो 27 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 12, मतलब ये वाली जो साइड होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है 22nd क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड।